MgCl2, ये सब इसके एग्जाम्पल थे। यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स के बीच में जब कोई बॉन्डिंग हो रही है आपकी तो कहलाएगी इलेक्ट्रोवैलेंट यानी वैद्युत संयोजक बंध। दूसरा हमने बताया था आपको कोवैलेंट बॉन्डिंग यानी सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध में क्या था? सहसंयोजक बंध वहाँ बनते हैं जब दो एलिमेंट्स ऐसे हों जिनके बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस बहुत कम हो। जैसे मान लीजिए आपका H2 हो गया, Cl2 हो गया, जब एक जैसे हो गए तो उसके बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस नहीं होगा। अगर सेम हो गया तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, दोनों का बराबर हो गया तो डिफरेंस हम निकालेंगे तो जीरो आएगा। जैसे अमोनिया हो गया, आपका HCl हो गया, ये सब वाटर हो गया, ये सब क्या करते हैं आपके इनके बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस आपका बहुत ज़्यादा नहीं है। तो जितने आपके जब डिफरेंस नहीं होगा तो वो कोवैलेंट में आ जाएंगे यानी सहसंयोजक बंध। और इसकी प्रॉपर्टी क्या बताई थी हमने? इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और ये नॉन पोलर में सॉल्युबल होते हैं यानी बेंजीन, ईथर, CCl4 में, और ये ज्योमेट्री सोहर, ठीक है। और ये बेड कंडक्टर होते हैं। गुड कंडक्टर के लिए हमने दो एग्जाम्पल आपको बताए थे। क्या बताया था? गुड कंडक्टर के लिए हमने आपको बताया था ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में लेयर्ड स्ट्रक्चर हो जाता है, इस वजह से वो गुड कंडक्टर हो जाता है। और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दो के ज़्यादा होते हैं। किसके? डायमंड और सिलिका के। दो एग्जाम्पल्स आपके ऐसे हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ये इनके एग्जाम्पल्स हो गए विथ एक्सेप्शन। दो एक्सेप्शन थे वो मैंने आपको बता दिए। दूसरा आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कुछ नहीं है, एक स्पेशल टाइप का कोवैलेंट बॉन्ड है। इसमें क्या होता है कि दो इलेक्ट्रॉन्स की जो शेयरिंग आपकी होती है वो कोई एक इलेक्ट्रॉन ही उन दोनों को ले लेता है। और कोवैलेंट में क्या हो रहा था? म्यूचुअल शेयरिंग हो रही थी, दोनों का एक इलेक्ट्रॉन इसका आ रहा था, दूसरा, दोनों के इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे थे कोवैलेंट में। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है कोई एक एटम ही ले लेगा, ठीक है। ये डिफरेंस है। दूसरा, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उससे ज़्यादा होता है कोवैलेंट से, ठीक है। ये डायरेक्शनल होते हैं, इनकी डायरेक्शन फिक्स होती है कि कहाँ से कहाँ आपके इलेक्ट्रॉन जो जाएंगे मूव करके कहाँ जाएंगे। ये आपका इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट में ऐसा नहीं होगा था। इलेक्ट्रॉन आपके इधर अगर एटम मिल गया इधर चले जाएंगे, नीचे मिल गया तो नीचे चले जाएंगे। इसमें पर्टिकुलर डायरेक्शन आपकी फिक्स है। ये डिफरेंस हो गया। ये ज्योमेट्री भी शो करते हैं, कोवैलेंट वाले आपके ज्योमेट्री भी शो करते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस सभी में है आपका। प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा डिफरेंस है और इसमें किस तरह के एग्जाम्पल हैं, थोड़े एग्जाम्पल आपको याद है। संयोजक आ जाए।
इंक्रीज होने इसका एग्जाम्पल हो गया। एक बार और समझ लीजिए, पहला वाला था आपका वैद्युत सहसंयोजक बंध, क्या हो गया सर बोलना क्या तो रखी गई है। इसको तुम आगे करो, इसको आगे करो, आगे करो और आगे। आपका जो पहला वाला है वो है वैद्युत संयोजक बंध, दूसरा है सहसंयोजक बंध, तीसरा है उपसहसंयोजक बंध। तो आपका थर्ड टाइप चल रहा है उपसहसंयोजक बंध। इसमें क्या होता है कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कोई एक एटम ले लेता है। आपके पास ये भी है, ये भी है। अब यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन है वो या तो ये लेगा या तो ये लेगा। इसमें म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होती है, दोनों की परस्पर साझेदारी नहीं होती है, जैसा कि कोवेलेंट में हो रहा था। कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़ा सा डिफरेंस है, इसीलिए इसको स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसमें ये हो गया, जो दे रहा है उसका नाम क्या है, डोनर, और जो डोनर होते हैं वो लुईस बेस होते हैं, और जो आपका इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो क्या है, एक्सेप्टर, वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है, ले रहा है। जब ले रहा है तो क्या है, लुईस एसिड। जो लेता है वो लुईस एसिड की तरह काम करता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो डोनर की तरह वर्क करता है, उसको कहते हैं लुईस बेस। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या जाते हैं। पहली प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इसका सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का होता है। जो आपने सबसे पहला वाला बॉन्ड पढ़ा था वैद्युत संयोजक बंध, उसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होती है, उसका क्वथनांक और गलनांक सबसे ज़्यादा है। वो बॉन्ड आपका सबसे स्ट्रॉन्ग है। जैसे आपसे पूछा जाए कि सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है तो क्या कहेंगे, वैद्युत संयोजक बंध। ठीक है। उसके बाद है आपका कोऑर्डिनेट, यानी ये जो तीसरा वाला पढ़ रहे हैं, उसके बाद उसका क्वथनांक गलनांक ज़्यादा है। सबसे कम है आपका कोवेलेंट, दूसरे वाले, वो बॉन्ड सबसे वीक होता है। वीक इसलिए है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। दूसरा पॉइंट है सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। जो पहला वाला है वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व है, अदरवाइज वो दोनों दूसरे वाले नॉन पोलर में सॉल्युबल हैं। तीसरा पॉइंट है डायरेक्शनल। डायरेक्शनल का मतलब है ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन आपके इधर ही मूव करेगा, इसका डायरेक्शन फिक्स हो गया कि जहाँ डोनर है उसके बगल में जहाँ एक्सेप्टर है वहीं इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। यानी अगर इसका डायरेक्शन फिक्स हो गया तो वो क्या कहलाएंगे, डायरेक्शनल, यानी उसकी डायरेक्शन फिक्स है। जिसकी डायरेक्शन फिक्स होगी वो डायरेक्शनल कहलाएंगे, जिसमें फिक्स नहीं है वो क्या कहलाएंगे, नॉन डायरेक्शनल। जैसे शुरू के आपके जो दोनों बॉन्ड थे वो क्या थे, नॉन डायरेक्शनल, उसमें आपके जहाँ पे एलिमेंट दिखेगा उधर ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि कहाँ है। जैसे हमने MgCl2 का एग्जाम्पल दिया था, इधर भी Cl था, इधर भी Cl था, इलेक्ट्रॉन इधर भी दे दिया और इधर भी दे दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे Cl Cl सेम हो गया, अभी दूसरा एलिमेंट होता तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो इलेक्ट्रॉन दे देता। अगला पॉइंट है शो आइसोमेरिज्म। इसमें ये पर्टिकुलर ज्योमेट्री शो करते हैं कि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी क्या नहीं होगी। अभी हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो हम बता देंगे आपको कि कोई भी आपका मॉलिक्यूल है तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी। ठीक है। इसके बाद लास्ट है बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी के बेड कंडक्टर होते हैं, क्योंकक्योंकि हम इसको वाटर में जब डिजॉल्व करते हैं तो ये H आयन यानी प्रोटॉन नहीं देते। जब नहीं देते हैं तो वो बेड कंडक्टर ही होंगे। गुड कंडक्टर होने के लिए हमें प्रोटॉन चाहिए होता है, और जिसमें प्रोटॉन लिबरेट नहीं करता वो हमारा क्या हो जाता है, बेड कंडक्टर। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि क्यों है ये। ठीक है, ये तीनों तरह की आपकी बॉन्डिंग। पहला हो गया इलेक्ट्रोवैलेंट आयनिक, दूसरा कोवैलेंट, तीसरा कोऑर्डिनेट। वैद्युत संयोजक बंध, सहसंयोजक बंध, उपसहसंयोजक बंध, तीनों तरह की बॉन्डिंग हमने आपको बता दी। अब हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिसमें दो तरह की बॉन्डिंग हो, इन तीनों में से कोई दो तरह की एक साथ हो जाए। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें तीनों तरह की पाई जाए, ऐसा भी है। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि ऐसे कौन से मॉलिक्यूल हैं जिसमें तीनों तरह की बॉन्डिंग पाई जाती है। तो एग्जाम्पल हम आपको बता दे रहे हैं, वो याद रखिए। NH4Cl, CuSO4.5H2, इसको कहते हैं अमोनियम क्लोराइड, और इसका दूसरा नाम क्या होता है, नौसादर। नौसादर जो आप लोग पढ़ते हैं वो ये है, अमोनियम क्लोराइड नौसादर। दूसरा क्या है,
कॉपर सल्फेट CuSO4 है। और क्या कहते हैं इसको, नीला ठोठा, आपकी बुक में कहीं कहीं लिखा रहता है नीला ठोठा, वही यही होता है आपका कॉपर सल्फेट। इसमें क्या होता है, इसमें तीनों तरह की बॉन्डिंग है आपकी, पहली वाली, दूसरी और तीसरी, तीनों तरह की बॉन्डिंग्स इसमें हैं। ये दो एग्जाम्पल्स इसके लिए लाते हैं। इसके बाद आ जाता है हाइड्राइड। एक और छोटा सा पूछा जाता है कि पोलर बॉन्ड किसमें बन रहा है, किसमें नॉन पोलर बॉन्ड बन रहा है। कुछ एग्जांपल आपको दे देते हैं। तो जहाँ पे आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं होगा, यानी एक जैसे आपके एटम्स होंगे, जैसे H2 हो गया, Cl2 हो गया, ये सब जो होंगे आपके, जहाँ एक जैसे आपके मॉलिक्यूल्स हैं, एक जैसे एटम्स हैं, जैसे ये आपके एक जैसे हो गए, इस यहाँ पे ये भी हाइड्रोजन था, दूसरा वाला भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी Cl है, दूसरा भी Cl है, यहाँ सिर्फ ऑक्सीजन के 3 हैं एटम्स, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या हो रहा है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। तो जहाँ एक जैसे होंगे वो क्या कहलाएगा, नॉन पोलर, नॉन पोलर बॉन्डिंग होगी। क्या बनाएंगे, पोलर। तो जहाँ आपको एक जैसे दिख जाएंगे, 4 दे देंगे एग्जांपल आपको, 4 में से पूछेंगे नॉन पोलर बॉन्ड किसमें बनेगा, तो जिसमें आपके एटम एक जैसे दिखाई देंगे वो एग्जांपल हो जाएगा नॉन पोलर का, और जहाँ आपको अलग अलग दिखाई देंगे वो क्या हो जाएगा, पोलर। ठीक है, वो पोलैरिटी शो करेंगे। पोलैरिटी इसलिए शो करेंगे कि उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा, जैसे इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरा होगा, इसका दूसरा होगा, तो जब उनके बीच में डिफरेंस है तो वो पोलैरिटी शो करेगा। इसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन का जितना है उतना ही दूसरे वाले हाइड्रोजन का भी है, जब 2 एटम्स हैं तो उनके बीच में जब डिफरेंस ही नहीं होगा तो वो पोलैरिटी शो नहीं करते, इसीलिए ये नॉन पोलर हो जाता है, इसीलिए ये पोलर है, क्योंकि इसके बीच में डिफरेंस है। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब है। हाइब्रिडाइजेशन में आप देखते हैं कि अलग अलग तरह के ऑर्बिटल, सभी एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था, S पढ़ा, P पढ़ा, D पढ़ा, F पढ़ा, 4 तरह के ऑर्बिटल्स आपने पढ़े थे। तो S, P और D, F का स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, तो ये ज्योमेट्री में पार्टिसिपेट नहीं करता है। S करता है, P करता है और D करता है, तो ये तीनों मिल के अपने ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज करते हैं, यानी उसके बीच में ओवरलैपिंग होगी। जैसे 2 आए, S आया, P आया, दोनों मिल गए, जब मिल गए तो उनके बीच में ओवरलैपिंग हो गई, ओवरलैपिंग होने से उनके ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए, और फिर यही प्रोसेस आपका कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन। अब ये कितनी तरह का होता है, 7 तरह का होता है, तो हम आपको बता दे रहे हैं 7 तो कौन से हैं, उसमें कितने ऑर्बिटल्स आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सबकी ज्योमेट्री क्या क्या हो। फिर उसमें से 2-3 एग्जाम्पल्स निकालेंगे, उसको समझेंगे कि निकालते कैसे। जैसे छोटे छोटे, ज़्यादा आप में बड़े नहीं आएंगे, बिल्कुल छोटे छोटे आएंगे, उनको लेके हम समझेंगे। SP, SP2, SP3, SP3D, SP3D2, SP3D2। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, कितने ऑर्बिटल्स इसमें हैं।
इसमें कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? एक एस का है, एक पी का है, तो 2 ऑर्बिटल्स हो गए, एक एस का एक पी का। तो यहाँ कितने हो गए? 2। ऐसे यहाँ कितने हो जाएंगे? एक एस के और 2 पी के, यानी यहाँ कितने हो गए? 3। यहाँ पे 4, यहाँ 5, यहाँ 6, इसके बाद 7। ठीक है, कितने यहाँ हैं आपको यहाँ देख के ही पता चल जाएगा। 3 2 5 1 6, 3 4 1 ये 5, 3 3 6 और 1 ये 7। ठीक है, यहाँ से आप आसानी से जोड़ सकते हैं कितने ऑर्बिटल्स हमारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पे 3 हो गए पी के और 1 हो गया एस का, तो कितने हो गए? 4। जितने वहाँ रहते हैं उतने ही यहाँ आपके नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं। एसपी है तो यहाँ पे लीनियर, अभी मैं इंग्लिश में लिख दे रही हूँ, हिंदी में बताऊंगी आपको। पहला वाला लीनियर, लीनियर का मतलब है कि आपका जो भी स्ट्रक्चर होगा उसमें बीच में यहाँ मेटल होगा और आपका एक यहाँ एलिमेंट होगा, दूसरा एलिमेंट यहाँ होगा। इसका जितने भी ऐसे एग्जांपल्स आएंगे वो यहाँ पे होंगे। जैसे हम CO2 ले लेते हैं, CO2 आपका लीनियर होता है, तो यहाँ पे C आ जाएगा और A को यहाँ आ जाएगा, A को यहाँ आ जाएगा। अब अगर इनके बीच में देखा जाए तो एंगल कितना आएगा भाई? यहाँ से देखिए, इस तरह से एंगल इस तरह से देखा जाता है, तो कितना एंगल दिखाई दे रहा है? 180। एंगल हमने सबके लिखे हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लीनियर मतलब रेखीय, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? रेखीय रैखिक स्ट्रक्चर। और ये दूसरा है ट्रायंगुलर प्लैनर। ट्रायंगुलर प्लैनर का मतलब है, ट्रायंगल को क्या कहते हैं? त्रिभुज। ठीक है, हम पर्टिकुलर बता देते हैं। त्रिकोणीय, पहला है रेखीय जो लीनियर है आपका, दूसरा है त्रिकोणीय, रेखीय त्रिकोणीय, चतुष्फलकीय, अष्टफलकीय, पहला वाला हो गया आपका रेखीय, दूसरा हो गया त्रिकोणीय, ये चतुष्फलकीय, इसके बाद त्रिकोणीय द्विपिरामिड। यहाँ पे लिखा है ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, यानी ट्रायंगुलर है लेकिन उसमें 2 पिरामिडल स्ट्रक्चर हैं। अष्टफलकीय, इसके बाद है पंचकोणीय द्विपिरामिडल। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लेते हैं।
ये ट्रायंगल जैसा इस तरह से स्ट्रक्चर आएगा। जितने इसमें आएंगे वो इस तरह से आएंगे। अब इसमें देखिए 120 ये हो गया, एक 120 ये हो गया, दूसरा तीसरा ये हो गया, 360 हो गया। इस तरह से इसमें एंगल जो होता है वो 120 होता है। आपका 109 वाला एंगल कैसा हो गया? जैसे इसका एग्जाम्पल CH4 होता है, ये होता है चतुष्फलकीय, ये वाले का एग्जाम्पल टेट्राहेड्रन का। इसके बाद आपका ट्रायंगुलर बाइलेटरल, इस तरह से होता है इसका स्ट्रक्चर। इसके बाद ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। इसमें देख लीजिए इन सब का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। इसमें आपको सबसे पहले क्या क्या याद करना है? एक याद करना है कि ये जो हाइड्राइजेशन है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, पहली चीज। और इसमें एंगल कितना हो सकता है, एक दो एग्जांपल्स लेके अभी हम बता दे रहे हैं आपको कि कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले आपको हाइड्रेशन याद करना है। अगर हाइड्रेशन है तो उसका कैसा स्ट्रक्चर होगा, आप में बस इतना ही पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। ये हमने बना के दिखा दिया है कि एक तरह से थोड़ा सा लगे कि कैसा स्ट्रक्चर होता है, बस। नोट करिए इसको। मैम वो 109 डिग्री 28 मिनट है, नीचे 90 डिग्री और 72 डिग्री वो 120 दोनों एंगल्स पाए जाएंगे। दोनों एंगल आपके इस तरह से हो जाते हैं कि जैसे ये है आपका, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है तो आपका 120 इस तरह से बन जाएगा। और 90 ये जो दिख रहा है स्ट्रक्चर वो ऐसा नहीं है, वो एक दूसरे के इस तरह से ऊपर है। ये 3D इमेज है इसलिए आप इतना इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं। इसमें दो तरह के एंगल आपको पाए जाएंगे क्योंकि ये सीधे लाइन से भी इस तरह से बनेगा एक एंगल, तो ये आपका 120 वाला है, ठीक है। इसलिए इसमें दो तरह के एंगल। अलग-अलग है, मिनट लिखा है। नहीं, ये आपका एंगल है, ये मिनट है, एग्जैक्ट ये है आपका 109। मैम जो नीचे है वो दोनों बोथ एंगल है 90 डिग्री और 72 डिग्री। हाँ, वो भी जैसे इसमें आपके दो एंगल हैं ऐसे इसमें भी एंगल। ये स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि इसमें अल्टीमेटली दो एंगल आपके निकल आते हैं। आप में ये सब इतना डीप नहीं पूछा जाएगा, ये मैंने बता दिया है कि जब पेपर बहुत हार्ड बनता है तो कभी कभी पूछ लेते हैं, तो कम से कम आपकी कॉपी में लिखा रहेगा तो कभी तो पलटेंगे उसको, तो एक बार दिमाग में जाएगा ना। तो जब पढ़ते होते हैं तो उसी समय पढ़ लेना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि इजी पेपर के लिए दूसरा पढ़ रहे हैं, टफ पेपर के लिए दूसरा पढ़ रहे हैं, तो नहीं हो पाता है। उसी फ्लो में सब पढ़ लेना चाहिए। आप में अभी सबसे पहले याद करने की चीज़ है हाइड्रेशन कौन सा है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इतना तो रटा होना। क्लियर कर लें। बस 2-3 एग्जाम्पल लेके हम लोग देखते हैं। CO2 ले लिया, NH3 ले लिया, वाटर ले लिया। सबसे पहले CO2 ले लेते हैं, कैसे निकाला जाएगा बस यही 3-4 एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। कार्बन का कितना होता है 6, तो कितना हो गया 2 और 4। तो जो आउटर मोस्ट में होते हैं वही यहाँ पे रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे 4 हमने लिख दिया। ऑक्सीजन का कितना होता है 8, कितना हो गया 2 और 6 और ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास 2 हैं, तो हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 16। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। हमें कुछ भी दिया रहेगा तो सबसे पहले हम देखेंगे उसका एटॉमिक नंबर कितना है। इसका एटॉमिक नंबर 6 था तो हमने लिख लिया 2 और 4, इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इसका होता है 8 तो हो जाएगा 2 और 6। तो जो आउटर मोस्ट में है वही रोल प्ले करते हैं यहाँ पे हाइड्रेशन में। तो इसका 4 था, कार्बन 1
ऑक्सीजन हमारे पास 2 थे, तो हमने 6 मल्टीप्लाई 2 कर दिए, तो ये 4 हो गया 12। अब यहाँ पे रूल बस इतना है कि 8 है, अगर ये जो एडिशन आ रहा है, जो जोड़ आ रहा है, ये अगर 8 है या 8 से कम है तो हम 2 से भाग देंगे, और अगर इससे ज़्यादा है तो हम 8 से भाग देंगे। बस हमें इतना ध्यान, 8 है या 8 से कम है तो 2 से भाग देंगे, और अगर 8 से ज़्यादा है तो 8 से भाग देंगे। ठीक है, 8। अब हमें यहाँ कितने से भाग देना है? 8 से, क्योंकि ये 16 आ रहा है, 8 से ज़्यादा है तो हम किससे भाग देंगे? 8 से। 2 से ज़्यादा 8 या तो ये लिख लो 8 या 8 से कम, तो उस समय पे हम डिवाइड करेंगे किससे? 2 से। और 8 से ज़्यादा है अगर एडिशन, तो किससे डिवाइड करेंगे? 8। बस हमको इतना ही ध्यान रखना है, अगर 8 है या 8 से कम है तो हम 2 से भाग देंगे, और 8 से ज़्यादा है ये एडिशन जो आएगा तो हम 8 से भाग देंगे बस। तो ये हमारा 16 आ रहा था, तो 16 आ रहा है तो हम 8 से भाग देंगे, तो कितना आ गया ये? 2। अब इसमें कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 2। जब 2 कर रहे थे कौन सा हाइड्रेशन था? sp। हाँ, आपने निकाल लिया कौन सा हाइब्रिडेशन है इसमें? sp। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? 2 में क्या था? sp था, sp का कैसा था? रेखीय। ठीक है, रेखीय था, तो आप समझ गए कि ये आपका sp हाइब्रिडेशन है, और इसमें रेखीय बनेगा आपका उसकी ज्योमेट्री। ठीक है, इस तरह से हम निकाल लेंगे, छोटे छोटे का समझेंगे, आपने बहुत बड़ा नहीं। अब इसका निकाल के देखिए अमोनिया का। नाइट्रोजन का कितना होता है? 7, तो 2 और 5। हाइड्रोजन के लिए हम 1 लिखते हैं, 1 होता है उसका, तो ये हमने 5 लिखा, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास? 3 है। यहाँ पे कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 3 है। कितना आ गया एडिशन? 8। अब हम किससे डिवाइड करेंगे इसको? 2 से। कितना आ गया? 4। जब 4 था तो कौन सा था? sp3। ठीक है, निकाल पा रहे हैं आराम। इससे छोटी ट्रिक कोई नहीं है, ये सबसे आसान ट्रिक है, तो इससे सब निकल जाता है मोस्टली। इससे हमारा लोन पेयर भी आ जाता है, तो पूछता है ना आपसे लोन पेयर हिंदी में क्या कहते हैं? लोन पेयर हिंदी में क्या कहते हैं उसको? लोन पेयर। लोन पेयर। लोन पेयर जो पार्टिसिपेट नहीं करता बॉन्डिंग में, उसको हम कहते हैं लोन पेयर। जैसे हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, मान लो कहीं पे भी 8 हो रहा है, जो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जो बचा रहेगा, जैसे अभी आप लोग जो बॉन्डिंग निकालेंगे तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि 8 बनाने के लिए सबकी ज़रूरत है, कभी कभी ऐसा होगा कि हमें उतने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो जो हमारा बचा रह जाएगा वो हमारा लोन पेयर कहलाता है, कि यानी वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इससे वो भी निकल आता है इसमें। अब इसका निकाल के देखिए, इतनी देर में बता देना क्या है। कितना आया? निकला? चलिए भाई दूसरा आप बताइए। CeCl2 बेरिलियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 4। क्लोरीन का 17। तो 2, 8, 7 कितने पार्टिसिपेट करेंगे? 7। बताइए कितना आ रहा है?
जिसका SP आ रहा है उसका सही है। बहुत इजी था, इसमें टफ थोड़ी ना है कुछ। ये देखने में लग रहा है कि बहुत कठिन पूछ लिया गया है, लेकिन बहुत इजी है। इसका 4 होता है तो 2 आ गए, 2, 2 यानी 2 पार्टिसिपेट करेंगे। CL का होता है 17 यानी 2, 8 और 7। तो आउटर मोस्ट में 7 है, ये पार्टिसिपेट करेगा 7। अब कितने CL है हमारे पास? 2। तो 2 और 7 टू जा 14, 14 टू 16 किससे डिवाइड करेंगे? 8 से। 2 आ गया, 2 आ गया तो इसका मतलब SP। बस कठिन लग रहा है? लगना तो नहीं चाहिए, अब लग रहा है तो क्या करें इसके लिए, लेकिन लगना नहीं। अब कभी कभी आप देखते हैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। जैसे मान लो यहाँ पे दिख रहा है ये क्या है? सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये दिखाई देता है ना। तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या है? सिग्मा बॉन्ड। डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा है, एक पाई है, ठीक है। अगर सिग्मा बॉन्ड आपका हर जगह पे एक ही होगा, चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड हो जाए चाहे डबल बॉन्ड हो जाए, सिग्मा बॉन्ड एक होगा। इसके अलावा जो बचेंगे वो सब पाई बॉन्ड। यहाँ पे ये वाला सिग्मा हो गया, ये पाई और ये पाई, तो कितने पाई हो गए यहाँ पे? 2 पाई। यानी सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई। तो अभी हम इसी की बात करेंगे कि ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये क्या है और पाई बॉन्ड क्या है। तो जो सिग्मा बॉन्ड है आपका ये बनता है हेड टू हेड बॉन्ड। अब हेड टू हेड का मतलब क्या है? हेड टू हेड का मतलब सिर को सिर से मिला दो। हेड माने दिख ही रहा है सिर, तो सिर को सिर से मिला दिया। यहाँ पे ये px है, ये px ऑर्बिटल है हमारा। यहाँ पे इसका देखो ये कोना दिखाई दे रहा है, इसका एक कोना दिखाई दे रहा है। मान लो कहीं पे कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जहाँ P से P को मिलाना है। जैसे पहला वाला हाइड्रेशन आपने पढ़ा sp हाइड्रेशन, तो उसमें क्या हुआ? एक S मिला और एक P मिला। दूसरा वाला पढ़ा आपने sp2, यानी इसमें एक S मिलेगा और 2 P के मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो 2 P के दिखाई दे रहे हैं, तो ये 2 P के ऐसे ही मिलते हैं। आपका जैसे एक S हो गया तो ये S है और ये वाला P है, तो ये कैसे मिलेगा? अभी आगे यहाँ पे आकर जब ओवरलैपिंग होगी तो इस तरह से होगी। ये देखो आगे मिल गया, ये मिल गया आगे यहाँ पे, दोनों को हमने ऐसे मिला दिया। अब यहाँ पे इसमें कैसे मिलेंगे? ये S हो गया, ये P वाला आ गया, ये मिल गया, ठीक है। इस तरह से ये हाइब्रिडेशन होता है। तो जो आपका हेड टू हेड होता है उसमें इसी तरह से ओवरलैपिंग होती है। आपके सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है, पाई बॉन्ड में कम होती है। कैसे कम हो रही है अभी हम दिखा रहे हैं, पहले इसको देखिए। इसमें क्या है? इसके पास इतनी जगह है कि और अंदर जा सकता है, जहाँ तक जा सकेगा। इसके पास क्या है? SFP है, तो इसमें भी स्पेस बहुत है कि और अंदर तक चला जाए, ओवरलैप कर जाए। यानी इसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, यानी ओवरलैपिंग का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। और ये सिग्मा है, ये आपका बनता है स्ट्रॉन्ग। जैसे दोनों में पूछा जाए कि कौन सा बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग है, तो S से स्ट्रॉन्ग, S से सिग्मा। तो आप भूलेंगे भी कि S से सिग्मा होता है और स्ट्रॉन्ग में भी S होता है। आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा हो गया? ये वाला, ठीक है। तो ये सिग्मा बॉन्ड के बारे में हो गया कि आपका सिग्मा बॉन्ड कैसे बन रहा है और इस दोनों में कौन सा स्ट्रॉन्ग है। अब इसमें देखिए पाई बॉन्ड कैसे बनता है।
पेयरवाइज एंड लेटरल ओवरलैपिंग। अब यहाँ पे देखिए P का जैसे एक ऑर्बिटल आपका ये हो गया, P का एक ऑर्बिटल ये होगा, वहाँ पे जो Px Py होता है, Px Py Pz, यानी जो Px है दोनों x एक्सिस पे हैं, दोनों के पीछे x लगा है, ऐसे ही Py है वो y एक्सिस पे है और z वाला z एक्सिस पे है। तो आपकी जो तीनों एक्सिस होगी, मान लीजिए x ये है एक्सिस, y ये होगा, z ये वाला होगा, ये देखिए ऐसे, ये क्या है x एक्सिस, ये वाला क्या हो जाएगा y एक्सिस, ये वाला क्या हो जाएगा z एक्सिस। तो देखिए एक आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिसके लोब एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, तो हमारा यही वाला ये है जिसका लोब दोनों ऊपर है। इसमें भी क्या है, इसका एक लोब इधर होगा एक लोब इधर होगा, और इसका लोब कहाँ है ये वाला। इसकी ओवरलैपिंग तो आपने देख ली, जो इस तरह से था एक्स एक्सिस पे, उसकी ओवरलैपिंग हमने आपको दिखा दी कि सबसे ज़्यादा ओवरलैपिंग इसमें हो रही है। अब हम देख रहे हैं जेड वाले में, जेड वाले में कैसे ओवरलैपिंग हो रही है। तो जेड वाला जब यहाँ हो गया तब इस तरह से तो मिलेगा ही नहीं है, क्योंकि इसके जो लोब होते हैं वही मिलते हैं, ऐसा नहीं होता कि इधर से आके मिल जाए, ऐसे नहीं मिलता। उसके हेड जो होते हैं वही आगे टकराएंगे चाहे जैसे। तो जब इनको हम मिलाना चाहेंगे तो ये कहाँ मिल पाएंगे, ज़्यादा नहीं मिल पाएंगे, तो इसलिए इसमें ओवरलैपिंग कम होगी। ये इस तरह से थोड़ा बहुत मिल लेते हैं बस, यानी यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम है और वहाँ पे ज़्यादा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मोर, यहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे कम है। ये बॉन्ड स्ट्रांग होता है, ये बॉन्ड वीक होता है, लेकिन रिएक्टिव बॉन्ड है, इसकी रिएक्टिविटी पाई बॉन्ड की ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है। कहीं भी रिएक्शन करना हो तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग पूछा जाएगा तो स्ट्रॉन्ग आपका कौन सा है, सिग्मा है। ठीक है, रिएक्टिव ये है। और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पूछा जाएगा, किसमें ओवरलैपिंग ज़्यादा हो सकती है, वो आपका किसमें है, सिग्मा बॉन्ड में। 2 पॉइंट याद रखने हैं कि सिग्मा बॉन्ड में हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है और ओवरलैपिंग ज़्यादा हो सकती है। तीसरा पॉइंट, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ठीक है, 3 पॉइंट्स इसमें याद रखने हैं। एक तो ओवरलैपिंग कैसे हो रही है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किसमें ज़्यादा है। ये 3 पॉइंट्स आपको इन दोनों में डिफरेंस के तौर पे याद रखना है। दूसरा, अब जैसे मान लो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लिया हमने, यहाँ डबल लिया, यहाँ ट्रिपल लिया। अब आपसे पूछे इन तीनों बॉन्ड में स्ट्रॉन्ग कौन सा है और बड़ा कौन सा, मान लो ये पूछ लिया जाए तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की बात करती है। सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा पाई तो आपने समझ लिया। जैसे मान लो इरेज करते हैं सर, हो गया। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड। अब जैसे मान लो कि हम कह रहे हैं सिंगल, आपको ये तो समझ में आ गया कि ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा को इससे भी नोट करते हैं ऐसे, और ये पाई बॉन्ड है। ये हो गया सिग्मा, ये हो गया पाई, ये हो गया पाई। इतना आप अभी तक समझ गए कि सिंगल में कौन सा सिग्मा है, कहाँ पाई है, इतना समझ गया। अब बात हो रही है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा होता है कि ये बड़ा होता है। 1.54 एंगस्ट्रॉम, 1.34 एंगस्ट्रॉम और 1.20। सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी दिखाई दे रही है, सिंगल की। सिंगल अगर लंबाई में बात करेंगे, लेंथ में कि कौन सा लंबा है, तो आपका होगा सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इन तीनों में अगर पूछ लिया कि सबसे ज़्यादा लेंथ किसकी है, सबसे ज़्यादा लंबा कौन सा है, तो वो होगा
सिंगल, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन अगर ये पूछ लिया गया कि तीनों में स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, भाई जरूरी थोड़ी कोई लंबा है तो स्ट्रॉन्ग ही है, दोनों में डिफरेंस है ना। तो लंबाई अलग बात होती है, स्ट्रॉन्गनेस की बात अलग होती है। तो अगर स्ट्रॉन्गनेस हम देखेंगे तो वो ट्रिपल बॉन्ड, जैसे मान लो हम इसको ऐसे याद कर लेते हैं, कोई लकड़ी है हमारे पास इतनी लंबी है, हमने क्या किया उसको तोड़ दिया, 2 भाग में कर दिया, फिर हमने क्या किया उसके 3 भाग कर दिए। तो जब इतनी बड़ी लकड़ी थी तो हमने आसानी से तोड़ लिया। जब लकड़ी हमारी छोटी हो गई 2 पार्ट, अब सिंगल पार्ट की हम बात करेंगे, मान लो इसको 2 भाग में हमने कर दिया, अब क्या होगा तोड़ने में थोड़ी दिक्कत होगी। फिर हमने क्या किया इसको फिर फर्दर 2 भाग में डिवाइड किया, इसको तोड़ने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी आपको, कहीं दिक्कत नहीं होगी, क्या तो हमको तोड़ना ही नहीं है, हम छोड़ देंगे ऐसे ही नहीं। जब कोई चीज़ बड़ी होती है तो हमें तोड़ना आसान होता है, हम उसको 2 पार्ट में कर देते हैं, लेकिन जैसे जैसे छोटी होती जाती है हम तोड़ नहीं पाते। आज जाना माचिस की एक तीली लेना, ठीक है, तो उसको पहले 2 भाग में करना, फिर उसका आधा वाला भाग फिर लेना, उसको फिर 2 भाग में करना, फिर जो उसका पार्ट निकलेगा उसको तोड़ के दिखाना, फिर मुझे कल बताना कि तोड़ पाओगे कि नहीं। अब आजकल नकली बन रही है तो क्या करोगे, वो तो इधर उधर टूट जाएगी, सही से टूटेगी नहीं। तो ठीक है, तो जो आपका सबसे जो ट्रिपल बॉन्ड है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, लेकिन अगर सिंगल डबल, हम सिग्मा नहीं कह रहे हैं यहाँ पे सिंगल डबल ट्रिपल की बात कर रहे हैं। अगर सिग्मा बॉन्ड और सिंगल में डिफरेंस है, सिग्मा बॉन्ड तो आपका तीनों में दिखाई दे रहा है, ठीक है, सिग्मा और सिंगल में डिफरेंस है। यहाँ हम बात कर रहे हैं सिंगल, डबल और ट्रिपल की। अगर इसमें से आपसे पूछेगा तो आप कहेंगे ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है। और सिग्मा और पाई में पूछेंगे तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, और लेंथ में पूछेंगे तो सिग्मा बॉन्ड सबसे बड़ा है। 3 पॉइंट्स हो गए। और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पूछेंगे कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, पाई बॉन्ड अभी बताया था। और इन तीनों में पूछेंगे तो पाई बॉन्ड, ठीक है। रिएक्टिव पूछेंगे तो रिएक्टिव और स्ट्रॉन्ग दोनों क्या है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। रिएक्टिव भी और स्ट्रॉन्ग भी दोनों ट्रिपल बॉन्ड। सिर्फ लेंथ में सिंगल बॉन्ड बड़ा है, बस सिंगल बॉन्ड सिर्फ लेंथ में बड़ा, बाकी अगर स्ट्रॉन्ग पूछेंगे रिएक्टिव पूछेंगे वो दोनों आपका कौन सा होगा ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। रिएक्टिव अगर सिग्मा और पाई में पूछेंगे तो पाई बॉन्ड रिएक्टिव, लेकिन अगर सिंगल, डबल और ट्रिपल में पूछेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। क्वेश्चन का नेचर भी तो समझिए, सिग्मा पाई की जब बात करेंगे तो हम वहाँ बताएंगे, और जब इस तरह से पूछेंगे तो ये बताएंगे। ऐसे लिख लो ना, कितना कंफ्यूजन होता है तुम्हारा। सिग्मा बॉन्ड हो गया स्ट्रॉन्ग, पाई बॉन्ड रिएक्टिव, क्रियाशील, शायद उसको क्रियाशील या क्रियाशील क्या, एक पॉइंट आपका ये याद करिएगा। दूसरा स्ट्रॉन्गेस्ट एंड रिएक्टिव, ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड। लेंथ का हो गया पहले सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड। ये हो गया 1.54 एंगस्ट्रॉम, हो गया 1.34 एंगस्ट्रॉम, ये हो गया 1.2 एंगस्ट्रॉम। बस इतना ही तब से समझा रहे हैं आपको, और कुछ थोड़ी समझा रहे हैं, ठीक है। समराइज हो गया ये। बस इसका लास्ट टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, जहाँ आपका हाइड्रोजन है वो अदर एलिमेंट्स के साथ बॉन्डिंग करने की कोशिश करता है। हाइड्रोजन आपको पता है H होता है, तो वो जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ जुड़ने की प्रोबेबिलिटी उसकी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये क्या है इलेक्ट्रोपॉजिटिव है।
तो जो हाइड्रोजन कोई भी नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव की तरफ जाने की कोशिश करेगा और पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ। तो हाइड्रोजन जहाँ पर रिएक्ट करेगा FON, फोन हमें याद रख लेना है। फोन तो बहुत यूज करते हैं आप लोग। हाँ आ जाओ, बिल्कुल आ जाओ, लेकिन बहुत जल्दी आए हो तुम। बहुत जल्दी आया और जल्दी दिखाई भी नहीं देता, नया स्टूडेंट है लगता है तुमको। हाइड्रोजन देखिए हमने फोन इसलिए लिखा है कि सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो स्ट्रांग होती है वो फ्लोरीन के साथ, यानी HF होता है मॉलिक्यूल, HF में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसके बाद वाटर के साथ, वो के साथ क्या बनाएगा H2O वाटर, तो उसके साथ बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। इसके बाद N के साथ, N मीन्स अमोनिया NH3, ठीक है। ये हो गया, इसके साथ HF में सबसे ज़्यादा होती है, ये हो गया वाटर के लिए, ये हो गया अमोनिया। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रांग किस में मिलती है तो HF में, ठीक है। FON फोन, ऐसे ही इसको याद करना है। F के साथ यानी HF में सबसे ज़्यादा, फिर वाटर में, फिर उसके बाद अमोनिया, ठीक है। एक तो बात ये होगी। दूसरा, इसको डिस्कवर किसने किया भाई, ये बताइए क्या? लेटिमर, लेटिमर रोडेबुस 1920, इसको डिस्कवर किया लेटिमर रोडेबुस ने 1920 में। कल मैंने कहा था पॉजिट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, बताओ? कल बताया था, बताओ। एंडरसन, चलो शुक्र है किसी ने बता दिया तो थोड़ी वैल्यू है कि कम से कम किसी ने तो पूरे क्लास में सुना था। ये ठीक 1920 में, ये आपको समझ में आ गया। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी 2 टाइप्स की, एक होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक होती है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर मतलब उसी के अंदर, नहीं उसके अंदर नहीं, गलत हो रहा है। इंटर मतलब होता है अलग अलग मॉलिक्यूल्स आपके आए, जैसे ये ऊपर वाले एग्जाम्पल थे आपके, HF हो गया और अमोनिया हो गया, तो एक HF दूसरे HF के अंदर, यानी हमारे मॉलिक्यूल दोनों अलग अलग हो तो वो क्या होता है इंटर मॉलिक्यूलर। और जहाँ इंट्रा होगा, इंट्रा मतलब उसी के अंदर, ठीक है, उसी के अंदर। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, ऑर्थोक्लोरोफिनॉल, ये हमारा हो गया फिनॉल। फिनॉल का फार्मूला ये होता है, जब हम कुछ नहीं लिखते हैं तो ये क्या है बेंजीन, ठीक है, ये बेंजीन हो गया। इसके ऊपर हमने OH लगा दिया तो ये क्या हो गया फिनॉल। अब हमने लिखा है ऑर्थोक्लोरो, यहाँ तक आपने लिख लिया, फिनॉल का फार्मूला हो गया। अब ऑर्थोक्लोरो लिखा है, ये पोजीशन हमारी ऑर्थो कहलाती है, ये पैरा कहलाती है, ये मेटा, ये पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा। तो हमें ऑर्थो कह रहा है तो जो कहेगा वहीं लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्थो पे क्लोरो कह रहा है, हमने क्लोरो में Cl ये लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है और ये जो Cl है, ये दोनों आपस में क्या कर लें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लें। तो क्या हो रहा है, इसी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जा रही है, यानी जो मॉलिक्यूल है उसी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए तो क्या होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर। इन सब में क्या होगा, जैसे HF है, एक HF आके जुड़ेगा, उसके साथ दूसरा HF है तब जुड़ेगा। जैसे ये इस HF ने बना लिया बॉन्डिंग अपना, ये बना लिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके बाद यहाँ पे अब दूसरा H आएगा तभी इसके साथ बॉन्डिंग करेगा।
फिर यहाँ पे दूसरा बॉन्ड बन गया। इस तरह से इसकी बॉन्डिंग होती चली जाएगी। ये हो गया इंटर, ये हो गया इंट्रा। अगर कहीं भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है तो वो वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी उस कॉम्प्लेक्स की, उस मॉलिक्यूल की बढ़ा देगा। बस आपको इतना याद रखना है कि जहाँ इंटरमॉलिक्यूलर पाया जाएगा वो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट यानी क्वथनांक, गलनांक और सॉल्युबिलिटी यानी उसको डिसॉल्व करने वाली जो टेंडेंसी होती है, अपने अंदर घोल लेना, इसकी टेंडेंसी बढ़ा देगा इंटर वाला। और कहीं अगर इंट्रामॉलिक्यूलर हो गया तो क्या करेगा, कम कर देगा। जहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर हो गया वो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी को कम कर देगा और पहला वाला बढ़ा देगा जहाँ जहाँ ये वाली बॉन्डिंग पाई जाए। बस आपको इसमें पॉइंट पहला याद रखना है, किसने इसको डिस्कवर किया, पहला मेन पॉइंट। दूसरा आपको याद रखना है कि इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ होती है, HF में, उसके बाद O के साथ यानी वाटर में, फिर अमोनिया में। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा है कि कितने टाइप की होती है। बस ये 3 पॉइंट आपको याद रखना, ठीक है। थोड़ा एक्स्ट्रा इसलिए बता देते हैं कि मान लो आगे पीछे का भी थोड़ा सा बता रहे हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पूछ लिया कि आपसे उसमें कौन सा होगा, तो ऐसा ना हो कि आप समझी ना, ठीक है, इसलिए एक आध एग्जाम्पल उसका भी। बस 5-6 क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको और थोड़ा आराम दिया जाएगा 10 मिनट का। इसके बाद क्वेश्चन बताने से ये फायदा होता है कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, नहीं हम कुछ कर सकते, नहीं लगेगा पढ़े जा रहे हैं। चलिए बताइएगा, सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध होता है? पहला दूसरा नहीं, नाम से याद रखिए, वैद्युत संयोजक। ये मैंने कॉपी में भी करा रखा है, कराया था कि नहीं भाई? NaCl MgCl2 का करा रखा है, वो तो पता होना चाहिए। पहला गलत हो गया। दूसरा सबसे मजबूत बंध कौन सा है? सिंगल, डबल, ट्रिपल। आज ही पढ़ा है, आती आए। किस बंध में क्वथनांक सबसे अधिक होते हैं? ट्रिपल नहीं पूछ रहे हैं, बंध में। जब बंध की बात होती है, बंध यानी क्वथनांक की बात इसमें की ही नहीं हमने, सिंगल, डबल, ट्रिपल में। वो तो बात आपकी उसमें की थी, वैद्युत संयोजक, सहसंयोजक, उपसंयोजक में, वहाँ बात की थी ना। बताओ, वैद्युत संयोजक में पहले वाले में लिखा भी था उधर पॉइंट कि सबसे ज्यादा आपका पहले वाले में यानी वैद्युत सहसंयोजक में होता है, उसके बाद उपसंयोजक में होता है, तीसरा सहसंयोजक में, यानी सबसे कम होता है सहसंयोजक में, सबसे ज्यादा होता है वैद्युत संयोजक। ठीक है, सारी चीजें आपने पढ़ी है, बस उसको रिवीजन करिए और पॉइंट वाइज सेट करिए। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं जितने हम पूछ रहे हैं आपसे, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आए। मीथेन की आकृति और उसमें बंध तोड़ कितना होता है? मीथेन जल्दी से निकाल लो, पता चल जाएगा। लोग सोच रहे कोई बता देगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसमें होता है चतुष्फलकीय 109 28 डिग्री एंगल होता है, sp3 है। जो नहीं निकाल पाए वो देख ले, अदरवाइज। इसके बाद है क्वेश्चन, हीरा और सिलिका, डायमंड जो है वो हीरा है, हीरा और सिलिका भी सहसंयोजक यौगिक हैं, परंतु इनका गलनांक अधिक होता है, क्यों? बताया था मैंने। उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत जटिल होता है, इसलिए। ठीक है, जटिल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के साथ सहसंयोजक बंधों का निर्माण कैसे होता है? इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी।
परस्पर साझेदारी वर्ड हमने 5-6 बार यूज किया था। तो इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी, ठीक है। तीन यौगिकों में संरचना का अभाव रहता है। पहले वाले में यानी वैद्युत संयोजक में हमने ज्योमेट्री की कोई बात, हमने दूसरे और तीसरे वाले में बताया था कि ये अपना ज्योमेट्री शो करते हैं। वैद्युत संयोजक ज्योमेट्री में कोई पार्टिसिपेट नहीं करते, उनका कोई ज्योमेट्री नहीं होता। क्वेश्चन कर सकते हैं ना, थोड़े पढ़े हुए ही हैं ये सारे, बस उसको थोड़ा सा माइंड में सेट करिए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और कराना है, नहीं मेरा दूसरा चैप्टर रह जाएगा। अब इसको जो बता लेगा वो समझ लीजिए पढ़ा। इस तत्व का अणु सहसंयोजक बंद होने के बावजूद विद्युत का सुचालक है। और लोग से आवाज नहीं आ रही। ग्रेफाइट, ठीक है। और हाँ, ये जो पोलर और नॉन पोलर की बात हमने कहा कि कौन सा पोलर में डिसॉल्व है कौन सा नहीं। पोलर मतलब होता है ध्रुवीय विलायक, ठीक है। हिंदी में लिख लो ध्रुवीय विलायक। पोलर सॉल्वेंट जहाँ जहाँ लिखा है उसका मतलब है ध्रुवीय विलायक, और जहाँ लिखा है नॉन पोलर सॉल्वेंट में वहाँ लिखा है अध्रुवीय विलायक, ठीक है। यानी जो आपका वैद्युत संयोजक बंध है वो ध्रुवीय विलायक में सॉल्युबल है, उसमें घुलनशील है, और बाकी जो दोनों हैं वो अध्रुवीय विलायक में सॉल्युबल है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। एक और है परवर्ती संयोजकता। परवर्ती संयोजकता का मतलब क्या है? वेरिएबल वैलेंसी। परवर्ती संयोजकता इसको कहते हैं वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी का मतलब ये है कि कोई एलिमेंट ऐसा है जिसमें कई सारी वैलेंसीज पाई जाती है, ऐसा ना हो कि वो एक ही वैलेंसी हो। उसके एग्जाम्पल जैसे आयरन हो गया आपका, Fe में Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव। परवर्ती संयोजकता, एक से ज्यादा वैलेंसीज, जैसे इसका एग्जांपल हो गया आयरन। आयरन में Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव में पाया जाता है। गोल्ड हो गया Au1 पॉजिटिव, Au3 पॉजिटिव, यानी एक से ज्यादा संयोजकता हो। ऐसे ही कॉपर होता है Cu1 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव, यानी आपका आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया और Au हो गया। ये सब जो पाए जाते हैं इनमें एक से ज्यादा तरह की वैलेंसीज होती है। इसलिए आपसे अगर ये 3-4 देके पूछ ले इसमें कौन सा परवर्ती संयोजकता शो कर रहा है, तो आप इस तरह के यूज करेंगे जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट एक से ज्यादा, ठीक है। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्सिडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीकरण, और रिडक्शन का अपचयन, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब है कि आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी हो उससे बढ़ जाए। जैसे 0 है तो 1 हो जाए, 0 के बाद 2 हो जाए, 3 हो जाए, और ऐसा नहीं 0 से ही बढ़े, 2 से 4 हो जाए, 3 से 5 हो जाए, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाए।
जितनी है उससे ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे क्या होता है ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन मतलब घट जाना, ऑक्सीडेशन मतलब इस तरह से याद कर लो, बढ़ जाना, और रिडक्शन मतलब घट जाना। और ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा है, जब दोनों हो रहे हो तो उसको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जिसमें बढ़ भी रहा हो और घट भी रहा हो, तो वो एग्जाम्पल हो जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। इरेज कर दे इसको। अब बात करते हैं पहले ऑक्सीडेशन की। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। दूसरा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। चौथा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। पहला है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तीसरा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसके बाद है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो जो पहले की बात है पहले उसको समझिए। जैसे आपके पास सल्फर है, सल्फर में क्या हुआ ऑक्सीजन, इसके बाद ये कन्वर्ट हो गया SO2। तो यहाँ पे देखिए आपके पास मेटल था सल्फर, सल्फर के बाद ये क्या बन गया SO2। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन उसमें जुड़ गया। यानी ऐसा कोई भी मेटल आपको दिखे, कोई भी एलिमेंट दिखे जो कि रिएक्शन के बाद, रिएक्शन के शुरू में उसमें ऑक्सीजन ना हो और या तो कम हो, और उसके बाद रिएक्शन होने के बाद उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए, तो क्या कहलाएगा ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, ये देखते ही हम समझ जाएंगे, उसको निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये चारों हमको इसीलिए याद रखना है कि हम देखते ही समझ जाएं कि इसमें क्या हो रहा है, तो हम देखते ही समझ जाएंगे कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, Mg है हमारे पास, O2 इसमें कन्वर्ट हो गया MgO में, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। तो यहाँ पे देखिए Mg था, Mg से किस में कन्वर्ट हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड में, तो ऑक्सीजन जुड़ गया, जुड़ा ना। इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या हैं, जितना इधर आपका हेलोजन ग्रुप है, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन फैमिली हो गया और ये हेलोजन ग्रुप हो गया, इसके जो एलिमेंट्स होते हैं ये सब आपके क्या होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। जैसे आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब अगर दिख जाए, ऑक्सीजन दिख जाए, नाइट्रोजन दिख जाए, ये सब दिख जाए, तो आप समझ लीजिए कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इधर के जितने एलिमेंट्स होते हैं वो सब इलेक्ट्रोनेगेटिव, पी ब्लॉक के जो इधर साइड, जैसे SnCl2 है हमारे पास। अब इसमें क्या हुआ, SnCl2 से बन गया SnCl4। तो यहाँ पे देखिए SnCl2 था, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है Cl। अब यहाँ पे SnCl2 से कन्वर्ट हो गया SnCl4 में, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या तो तुरंत जुड़े या तो जितना रहे उससे ज़्यादा हो जाए। ये भी तो है, कोई चीज़ कम है उसके बाद ज़्यादा हो जाए तो वो भी माना जाएगा, या तो तुरंत पूरी तरह से जुड़ जाए या उससे कम से ज़्यादा हो जाए। जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी 2 से भी 4 हो सकती है, 0 से भी 4 हो सकती है, तो दोनों केस में बढ़ा हुआ ही मानेंगे, ऐसा नहीं मानेंगे कि वो कम हो गया, 0 से भी बढ़ सकता है, 2 से भी 4 हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यहाँ पे पहले 2 क्लोरीन थे, फिर कितने हो गए 4 हो गए, तो दोनों में क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। तीसरा क्या है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन जुड़ जाए,
नहीं, एडिशन नहीं, बोला आपको एडिशन होगा। ये दोनों रिमूव, सॉरी चारों में कैसे एडिशन है? इन दोनों में एडिशन है, इन दोनों में रिमूवल है, इसीलिए मैंने इन दोनों को साथ लिखा है, इन दोनों को साथ लिखा नहीं, ज़्यादातर दूसरे पॉइंट में नहीं लिखा जाता है, लेकिन याद करने के लिए मैंने ऐसा लिखा है कि ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ, ठीक है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब है कि जैसे मान लीजिए H2S है, आपके पास H2S गैस है, अब वो कन्वर्ट हो जाए किसमें, सल्फर में, H2 यानी जो हाइड्रोजन है उसमें से निकल जाए, तो वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऐसे ही आपका यहाँ पे है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन से होते हैं, एस ब्लॉक। जो एस ब्लॉक होता है आपका वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, उसमें भी एस ब्लॉक में यहाँ पे देखिए दो आपको दिखाई देते हैं। ये आपका एस ब्लॉक है, इधर बिल्कुल साइड में लिखा रहता है, सबसे पहले उधर लिखा रहता है। तो ये एस ब्लॉक में जो पहला वाला सीरीज है आपका, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट सबका +1 होता है, यानी आपको कहीं लिथियम दिखाई देगा, सोडियम, ये सब दिखेगा तो +1, यानी इनकी टेंडेंसी होगी एक इलेक्ट्रॉन देने की और इसकी टेंडेंसी होगी 2 इलेक्ट्रॉन की, यानी एस ब्लॉक में जो पहला वाला कॉलम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और दूसरे वाले की +2 है, ठीक है। तो इसमें जितने एलिमेंट्स हैं ये सब क्या हैं, आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी ये जो एलिमेंट्स हैं कहीं से ये एलिमेंट्स निकल जाए तो क्या कहलाएगा वहाँ पे, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो एग्जाम्पल से लीजिए आप, जैसे आपका इसका एक सिर्फ ऑक्सीडेशन को अच्छे से याद कर लीजिए, रिडक्शन इसका जस्ट उल्टा है, पूरी तरह से उल्टा है। बस सिर्फ आपको ऑक्सीडेशन ढंग से याद रखना है कि आपका कहीं पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो रहा है। अगर ये हो रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए सल्फर था, ये यहाँ पे H2S है, अब यहाँ पे कन्वर्ट होकर किस में चला गया, सिर्फ सल्फर में, तो यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया और यहाँ पे क्या होगा आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहाँ दिखाई दे रहा है, ये वाला इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ये निकल गया, ठीक है। तो आपका इस तरह से ये चारों पॉइंट्स आपको नोट करने हैं। अब यहाँ पे रिडक्शन के लिए जस्ट उल्टा सिर्फ पॉइंट हम लिख दे रहे हैं, पहला है इसका जस्ट उल्टा ही कर देना है आप, बस उसके 4 पॉइंट याद कर लीजिएगा, बस दोनों के याद करने की जरूरत नहीं। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, addition of hydrogen, चौथा है addition of positive elements, बस उसका जस्ट उल्टा। आपको सिर्फ वो 4 पॉइंट याद कर लेने, बस ऑक्सीडेशन के याद कर लो, उसके बाद आप समझ जाओगे कि किसमें कैसे हो रहा है, इसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं, उसका बिल्कुल जस्ट उल्टा। इधर मिटा दो क्या,
ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम इन फ्री स्टेट इज 0। जैसे H2 हो गया, Cl2 आ गया, कहीं P4 आ गया, इस तरह से अगर वो फ्री हैं यानी कहीं पे सिर्फ एलिमेंट मिलता है आपका, जैसे ये सल्फर हो गया, इस तरह से अगर S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर कहीं आपको मिल गया जहाँ पे सिर्फ एलिमेंट ही है, यहाँ पे देखिए दूसरा एलिमेंट नहीं जुड़ा है, वही है 2 बार, यहाँ पे भी वही है, यानी फ्री स्टेट में मिल जाए, वो किसी के साथ जुड़े हुए ना रहे। अगर किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़े हुए नहीं है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? 0। ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्टली जगह पे -2 होती है। अभी आपको निकालने के लिए मिलेगा, जैसे कि MnO4 मिल गया, K2Cr2O7 मिल गया, इस तरह से पूछा जाता है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, तो वहाँ जरूरत पड़ेगी ना आपको, इसलिए ऑक्सीजन हो गया। तीसरा, हाइड्रोजन +1, हाइड्राइड्स में यानी LiL CH2 ये सब मिल गया तो यहाँ -2, बाकी सब जगह हाइड्रोजन की +1 होगी, इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अलग से अगर पूछ लिया गया तो ठीक है, नहीं सब जगह +1, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2। एल्कली मेटल में पहले वाले के एलिमेंट मिलेंगे तो उसका हम +1 लिखेंगे, दूसरे के मिल गए तो +2 लिखेंगे। ये सब हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट। एक ही जगह समझ लीजिए, जैसे A से B में अगर इस प्रोसेस में आपका ऑक्सीडेशन हुआ, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट पहले जितनी थी उससे बढ़ गई, यानी उसमें ऑक्सीडेशन हो गया, तो इसको हम क्या कहें? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, यानी अपचायक, हिंदी में अपचायक। जिस प्रोसेस में आपका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा उसमें जो कर रहा है वो क्या कहलाएगा? अपचायक। ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वहाँ वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अगर यहाँ जैसे A से B में आपका क्या हो रहा है? रिडक्शन, तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक। 4 वर्ड हैं आपके पास, ऑक्सीकरण, अपचयन, ऑक्सीकारक, अपचायक। ठीक है, 4 वर्ड हैं। तो ऑक्सीडेशन हो गया आपका ऑक्सीकरण, और अपचयन हो गया रिडक्शन, ऑक्सीकारक मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जहाँ पे रिडक्शन हो रहा होगा, यानी उसका काम है रिडक्शन कराना। ये आपको याद रखना है कि जिस प्रोसेस में रिडक्शन होगा, यानी आपको जहाँ लगेगा कि यहाँ प्रोसेस में रिडक्शन हुआ, वहाँ आपसे पूछेगा इसमें अपचायक का काम कौन कर रहा है, जिसमें रिडक्शन हो रहा होगा। ठीक है, ऐसे पूछता है। जैसे मान लो A + B gives out C + D, ये दिया है आपको। अब A से बन रहा है C, यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, A से अब कई एलिमेंट्स हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी तो हो सकते हैं, तो अगर यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसमें से ये ऑक्सीकारक होगा, ये अपचायक होगा कि ये होगा, ये पूछा जा रहा है आपसे। ये वाला जो आपका ऑक्सीडेशन जिसका होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, ये होगा, ये वाला, ये समझना है कि जिनमें से जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा होगा उसी को हम कहेंगे अपचायक, ये आपको ध्यान। ठीक है, जहाँ पे अपचयन हो रहा होगा, जो अपचयन करेगा उसको क्या कहेंगे? ऑक्सीकारक, ये आपको ध्यान। ठीक है, ना कि ये पता चला ये भी ऑप्शन में दिया होगा, ये भी दिया होगा, ये भी दिया होगा, पता चला पता ही नहीं चल रहा है किसको कहते हैं, इसलिए बताना जरूरी है। चलो
इतना तो पढ़ लिया। अब मान लो क्वेश्चन पूछ लिया गया कि बहुत दिनों से किताबें जो हमारी रखी हैं वो पीली क्यों पड़ जाती हैं, ऑक्सीकरण के कारण कि अपचयन। कल आपने इतना देखा तो क्वेश्चन ये वाला देखा तो हमको बहुत वो लगा कि पूरी राम कहानी पढ़ ली और क्वेश्चन पूछा गया ये। चलो बताओ। रिडक्शन नहीं हो रहा है, ऑक्सीडेशन के कारण। दो क्वेश्चन पूछे गए थे अच्छे अच्छे कि ऑक्साइड का बनना और किताबों के पन्ने पीले हो जाना, ये दोनों किसके एग्जाम्पल? ऑक्सीकरण के। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल क्या है? किताबों के पन्ने पीले हो जाना। आप में ज़्यादा जरूरी है, ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं, उल्टी पुल्टी वाली सीधी नहीं पूछी जाती। किसमें बढ़ रहा है किसमें घट रहा है, केमिस्ट्री की बात नहीं करते, डेली लाइफ में जो चल रहा है उसकी बात, तो एप्लीकेशन की बात करते हैं। चीज़ें कुछ चीज़ें हैं आपकी ऐसे जो प्रैक्टिकल लाइफ की बात करते हैं कि किस तरीके से आपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, जिसमें क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बाद चेंज इन स्टेट की भी बात कर लेते हैं, हो जाएगा कुछ। चेंज इन स्टेट का मतलब है कि अवस्था में परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन, केमिकल चेंज मीन्स रासायनिक परिवर्तन। हमारी लाइफ में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं कहाँ पे भौतिक परिवर्तन हो रहा है, किसको हम रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। एक क्वेश्चन इसका पेट हमेशा होता है, इजी होता है लेकिन हम समझ नहीं पाते कि आखिरकार इसका कॉन्सेप्ट। भौतिक परिवर्तन का कॉन्सेप्ट ये है कि हमारा जो आकृति है उसकी जो संरचना है वो हमारी क्या हो, चेंज ना हो, जैसी है वैसी ही रहे, उसमें चेंज नहीं होगा, जो उसका पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है तो वो हमारा भौतिक है। रासायनिक में उसमें चेंजेस हो जाए, वो दोबारा उसमें वापस ना आए, यानी अगर हम कारण भी हटा लें तो फिर से वो उसमें चेंज होके ना जाए। जैसे पहले का हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हमने क्या किया, दबा दिया, जैसे ही हम छोड़ देंगे फिर वहाँ पहुँच जाएगी, फिर दबाएंगे यहाँ पहुँचेगी, फिर पहुँच जाएगी। तो क्या हो रहा है, जैसे हम रीजन यानी अपना हाथ हटा ले रहे हैं तो स्प्रिंग अपनी उसी अवस्था में पहुँच जा रही है, कोई चेंजेस नहीं है। लाइट हम जलाते हैं तो क्या होता है, जो बल्ब होता है उसका फिलामेंट रेड हो जाता है, और जैसे ही बंद करते हैं तो फूट थोड़ी जाता है, वो रेड हो जाता है ना बस, और जैसे बंद करते हैं फिर वैसे ही हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसी चीज़ें, ऐसे परिवर्तन जहाँ पे हम कारण हटा लें लेकिन फिर से वो वहीं पहुँच जाए, ठीक है, तो वो किस में आएगा, भौतिक परिवर्तन। जैसे हमारे पास वाटर है, वाटर को हमने बॉयल करना शुरू कर दिया, वो क्या होगा, प्लेट्स, उसको प्लेट से ढक दो तो क्या होता है, उसी पे तुम्हारे ड्रॉपलेट जमा हो जाते हैं, बूंदें जमा हो जाती हैं, ऐसा होता है ना, कहीं भाग नहीं जाता है, कुछ तो वाष्पित होकर ऊपर चला जाता है, हम उसको पकड़ नहीं पाते। मान लो पानी हमने खुले भगोने में रख दिया तो क्या होगा, स्टीम बन के उड़ जाएगा, बस हम उसको पकड़ नहीं पा रहे, लेकिन उसका जो प्रोपोर्शन है वो उतना ही है, ठीक है। तो यानी पानी का बर्फ बन जाना, जितना हम पानी बनाते हैं रखते हैं देखो उसमें उतना ही बर्फ बना रहता है, ऐसा नहीं होता है कि ज़्यादा कम हो जाता है, बहुत हल्का होता है वो, उसको हम लोग इतना कंसिडर नहीं करते हैं। लेकिन अगर फिर से हम छोड़ दें तो क्या होता है, जैसे एक कटोरी हमने पानी लिया, उसको रख दिया फ्रीजर में अपने, आइस में बन गया, फिर हमने क्या किया, फिर उसको बाहर निकाल लिया, तो उतना ही तो पानी रहेगा, ऐसा थोड़ी होगा कम हो जाएगा, फिर हम रख दें। अगर ये काम करते रहें तो उसके आकार और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ उसका रूप में चेंजेस हो रहा है, तो वो सब किस में जाएगा, भौतिक हो, ठीक है। रासायनिक में क्या हो रहा है, जैसे मान लो दूध से दही बन गया, दूध से दही बन गया, अब फिर से तुम चाहो दूध बन जाओ तो बनेगा, नहीं बन सकता, दूध है, आता है, गर्मी पड़ रही है देखो, अब फट जाएगा, तो हम चाहेंगे जैसे चाय बनाने, मान लो स्टूडेंट है बेचारे तो छोड़ के आते हैं बाहर, क्या होता है, जाओ तो पता चला दूध गर्म किया तो फट गया,
अब उनको टेंशन हो गई, अब तो इसको हम कुछ कर नहीं सकते। वो क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया उसमें, वो भौतिक नहीं रह गया, वो रासायनिक हो गया। अब हम फिर से उसको पढ़ नहीं सकते। मोमबत्ती का एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है। मोमबत्ती जो हमारी पिघलती है तो क्या है, भौतिक। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है और मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। क्योंकि जब मोमबत्ती पिघलती है तो नीचे इकट्ठा हो जाती होती है ना, वो नीचे नीचे इकट्ठा हो जाती है। अगर हम उसको फिर से मोमबत्ती फॉर्म में ले जाएं तो चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब जल गई, अगर वो जल गई तो वो दोबारा ऐसा नहीं होगा कि आपको फिर से दिख जाए। जलना उसका जलना रासायनिक परिवर्तन है और पिघलना भौतिक परिवर्तन। ठीक है, इतना आप समझ रहे हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। बहुत सारे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, लेकिन जब हम उसको बेसिक से समझ रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ एग्जाम्पल्स मैं बोल रही हूँ, सुन। जल से वाष्प या बर्फ का बनना। पहले भौतिक से बोल रही हूँ, भौतिक को एकदम ध्यान से एनालाइज करें कैसा है कि नहीं। भौतिक में जल से वाष्प या बर्फ का बनना, चीनी घोलकर शरबत बनाना। ठीक है, चीनी घोलकर जितने हम सोल्यूशंस बनाते हैं वो सब भौतिक में था। जितने भी हम सोल्यूशन, मान लो अब कहते हैं नमक को घोलने की मैडम ने तो बात नहीं की थी, तो ये मत कहना कि मैडम ने नमक नहीं घोला। और ऐसे तो हर चीज़ बोलते रहेंगे तो हो गया। जितने विलेन बन रहे हैं वो सब हमारे पास, जितने भी विलेन हम बनाए, चीनी घोल दो, पानी घोल दो, नमक घोल दो, जो मन करे। स्प्रिंग का खींचना और दबाना हो गए भौतिक परिवर्तन ये सारे। इसके बाद है आपका पदार्थ का चुंबकन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अगर कहीं हमारा कोई लोहा है, अगर हम मैग्नेट लाएंगे तो क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा या रिपल्शन करेगा, कुछ तो करेगा ही। और जैसे ही हटा लेंगे वो वैसे ही पड़ा रहेगा, कोई फर्क उस पर नहीं पड़ेगा। यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कोई शो कर रहा है तो वो भी भौतिक है। इसके बाद है प्लेटिनम के तार का गर्म होने पे लाल होना। जैसे प्लेटिनम का तार है, हम उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, एकदम रेड हो जाएगा, रेड हॉट हो जाएगा। लेकिन जैसे हम गर्म करना छोड़ेंगे तो वैसे ही हो जाएगा। इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट का गर्म होकर लाल हो जाए। बल्ब हम जलाते हैं तो उसका जो फिलामेंट होता है वो रेड हो जाता है, और जैसे ही बुझा देते हैं फिर वैसे ही हो जाता है। ठीक है, व्हाइट लाइट का 7 कलर्स में डिवाइड। जैसे ही फिल्म से देखते हैं तो 7 कलर्स हमें दिखाई देते हैं, हम जब नहीं देखेंगे तो वही दिखाई दे रहा है, कोई फर्क नहीं। तो ये सारे जितने मैंने अभी बताए हैं ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, भौतिक। कुछ अंदर सेट हो गया, भौतिक परिवर्तन कहाँ कहाँ हो रहा है। इसके बाद रासायनिक परिवर्तन देखिए। मोमबत्ती का जलना, अभी बात किया था हमने, मोमबत्ती का जलना आपका रासायनिक है। दूध का फटना, दूध से दही का बनना। फलों का पक जाना, फल अगर पक जाते हैं तो दोबारा हम उसे कच्चा नहीं कर सकते, बस खा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। पक गए तो उसे खा लो, काम खत्म। डाइजेशन इन फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, जो हम खाना खा लेते हैं तो हमारा खाना डाइजेस्ट हो रहा है, तो क्या है आपका रासायनिक परिवर्तन। दोबारा हम खाना उस फॉर्म में नहीं पा सकते, वो सिर्फ अब डाइजेस्ट ही है। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में लग जाता है, जंग वगैरह लग जाता है, तो ये क्या है आपका रासायनिक परिवर्तन है। यानी धातुओं में जंग लग जाना, ये भी पूछा जा सकता है, यानी कि स्पेसिफिक लोहे में ही लगता है। ये जंग आपका कॉपर में भी, उसको लेकिन जंग नहीं बोलते हैं। जैसे कॉपर में लगता है तो आप देखिए ग्रीन ग्रीन कलर का हो जाता है, हरा हो जाता है। जो कॉपर हमारा होता है वो हरे कलर का हो जाता है जब उसमें रस्टिंग होती है। जो लोहा है हमारा भूरा भूरा सा दिखाई देता है, कॉपर हमारा ग्रीन कलर का दिखाई देता है, और हमारा चांदी किस कलर का दिखाई देता है, ब्लैक। ठीक है, ये क्यों होता है ये भी समझ लो। जैसे आपका लोहा है मान लो, तो लोहा क्या करता है, जब हम एयर में उसको रखते हैं तो वो अपने ऑक्साइड में और हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होता है, तो इस वजह से क्या होता है उसमें रस्टिंग आ जाती है। कॉपर में क्या होता है, अपने हाइड्रोक्साइड में और कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी वजह से वो ग्रीन दिखाई देता है। सिल्वर में क्या होता है, सिल्वर में वो किसी में कन्वर्ट नहीं होता। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। हमारे वायुमंडल में जो सल्फर मिल रही है तो किसी न किसी फॉर्म में सल्फर ले लेता है और Ag2S में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही कन्वर्ट होता है तो हमारा काला काला चांदी दिखाई देता है, लेकिन वो बहुत कम रिएक्टिव होता है चांदी, इस वजह से बहुत दिन लगता है इसमें। ऐसा नहीं होता खरीदते ही तुरंत काला पड़ जाए, ऐसा नहीं होता है।
2-4 साल यूज़ करने के बाद फिर धीरे धीरे वो जो है काला पड़ता है। लेकिन यही अगर चांदी बहुत रिएक्टिव होती ना तो खरीदने के 10 दिन बाद ही काली पड़ जाती है, ज्वेलर्स पीटे जाते हैं, यही होता है। लेकिन उसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है तो ये काम 4-5 सालों में होता है, इसलिए ज्वेलर्स बच जाते हैं, उनकी लड़ाई नहीं होती। ठीक है। गोल्ड में नहीं होता। और जो गोल्ड होता है, प्लैटिनम होता है, वो कोरोजन फ्री होता है, यानी उसमें रस्टिंग नहीं हो सकती, तो इसलिए उसमें तो काला पीला पड़ने का चांस नहीं है। बस जो काला पीला पड़ता है वो जो उसमें मिलावट कर देते हैं उसकी वजह से पड़ता है। नहीं तो अगर प्योर सोना हो जाए, प्योर प्लैटिनम हो तो कभी भी कोरोजन नहीं शो करता है, वो कोरोजन फ्री। ये पूछा भी जाता है कौन से मेटल्स ऐसे हैं जो कोरोजन फ्री, गोल्ड हो गया और प्लैटिनम हो गया, तो आपके कोरोजन फ्री। इसके बाद है फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स का फर्मेंटेशन कर देते हैं, ये भी आपका क्या है, रासायनिक। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, फ्यूल्स को हम जला दें, जैसे लकड़ी है हमारे पास, मान लो उसको हमने जला दिया तो दोबारा वो लकड़ी के फॉर्म में हमें नहीं मिलेगा। गैस होती है हमारी, हम यूज़ कर लेते तो खत्म होती जाती है, अगर वो भौतिक परिवर्तन होता तो कितना अच्छा होता। नहीं, गैस बढ़ती रहती, हमें फिर से भराने की जरूरत नहीं है अगर ऐसा कुछ होता। लेकिन वो रासायनिक परिवर्तन है, फ्यूल हमारा खत्म तो खत्म। ठीक है। कुकिंग ऑफ फूड, खाना हमने बना दिया तो खाना बन गया। जितना हमारे पास चावल दाल रखा है हमने धीरे धीरे बनाते बनाते 1 महीने में ख़त्म कर लिया तो हमें दोबारा खरीदने ही जाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं। तो कुकिंग ऑफ फूड भी हमारा क्या है, रासायनिक परिवर्तन। हवा में चांदी के बर्तन का काला होना, ये बताओ क्या है? केमिकल। तो है हम लोग ध्यान से इसका मतलब। अब इसके आगे आप लोग को बाद में बताएंगे कि किस किस वजह से क्या होता है। जैसे आपका मान लीजिए कि जो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कोरेजन के लिए किसमें किस वजह से हो रहा है और क्या बनता है, बस एक एक लाइन में वो पूछा जाता है, वो ऐसे ही बता देंगे। इसके बाद आपका एसिड बेस सॉल्ट थोड़ा बता देंगे कि कौन सी चीज़ें हैं, पीएच कैसे होता है, किसका किसका पूछा जाता है। जैसे चलो अच्छा बताओ, एक क्वेश्चन लास्ट देखते हैं आता है कि जो चींटी होती है, चींटी ऐसे जाती है, देखो लाइन लगा के जाती है ना, कभी ऐसा नहीं होता एक चींटी इधर जा रही दूसरी उधर चली जाए, ऐसा नहीं होता, वो लाइन लगा के ही ऊपर जाती है। ऐसा क्यों? हाँ, सही जवाब। ये जब हम एसिड पढ़ाएंगे तो बताएंगे इसमें। ये जो चींटियाँ चलती हैं ये फॉर्मिक एसिड रिलीज करती हैं, तो फॉर्मिक एसिड की वजह से दूसरी चींटी उसको सूंघ लेती है उसके वे में, तो वही वे फिर यूज़ करती है। ऐसा नहीं होता है कि कहीं और चली जाए। जैसे हम लोग हैं, एक इधर बैठेगा तो दूसरा उधर ही बैठेगा, इधर बैठ नहीं सकता चाहे जो हो जाए। जैसे किसी की जगह पीछे फिक्स हो गई तो आगे नहीं बैठेगा चाहे जो हो जाए, होता है ना। तो चींटियाँ बिल्कुल शक्तिशाली हैं, इसका मतलब नहीं, यूनिटी है। जो ग्रेन होता है दाना वो जनरेट होता है, उसके बाद में वही दूसरी प्रकार दाना बनता है, इसके लिए होता है या केमिकल होता है? जो दाना है तुम्हारा क्या हुआ, पेड़ बन गया। हाँ पेड़ बन गया, वही मतलब बीज तो बनता ये है। हमारा केमिकल है, उसी को दोबारा हम नहीं बना सकते। अगर मान लो पर्टिकुलर उसी बीज की हम बात करें तो उसी बीज से अगर पेड़ बन गया तो दोबारा थोड़ी बनेगा, वो तो दोबारा जब बीज देगा तब फिर बनेगा, उससे जर्मिनेट होगा। लेकिन पर्टिकुलर अगर उसी बीज की हम बात करेंगे तो केमिकल चेंज हो गया। ठीक है, चलो मैंने आप लोग साइंस पढ़ने की अच्छा थोड़ा थोड़ा जब आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी जब नहीं समझ में आता है ना तभी दिक्कत थोड़ा समझ में आया। मैम